नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। हेलो डॉक्टर में हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जिसका नाम सुनकर हर कोई सहम जाता है। वो रोग है कैंसर। कैंसर के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा, श्री राम कैंसर सेंटर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर सर्जन आप हैं, और एक ऐसा रोग, बुखार हो जाएगी, हर कोई आदमी जानता है कि मैं 2 दिन दवाई लूंगा ठीक हो जाऊंगा। कोई भी रोग होता है उसको लेकर के इतना पैनिक नहीं होता है, लेकिन कैंसर को सुनकर के 50% तो माइंडसेट ये हो जाता है कि अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये कैंसर क्या है, कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आम लोगों में जो अवधारणा है कैंसर को लेकर के, ये एक ऐसा रोग है जो कि सडनली इंसर्ट नहीं होता है। सडनली ये नहीं है कि आप सर्दी जुकाम कुछ भी एटमॉस्फेयर की कमी के कारण या उसमें आपने कोई असावधानी बरती तो आप उस रोग से ग्रसित हो गए। ये एक ऐसा रोग है जो धीरे धीरे कभी कभी तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सी स्टेज तक पहुंच गया और अंतिम समय भी आ जाता है। तो जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बेसिकली ये कैंसर क्या है और मनुष्य में कैसे ये कैंसर रोग पहुंच जाता है? हमारे शरीर की ये एक रचना है कि वो धीरे धीरे ग्रो करता है। हम छोटी स्थिति से, छोटे हाइट से लेके बड़ी हाइट तक पहुंच जाते हैं। उसका रीज़न है कि हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका डिवीज़न होता है, वो मल्टीप्लाई करती हैं। कैंसर कुछ कारणों के कारण से वही कोशिकाओं का जो विभाजन है, डिवीज़न है, वो अनियंत्रित हो जाता है। शरीर के हिस्से का हो सकता है, मुंह की त्वचा का हो सकता है, पेट में कोई आंत का हो सकता है, पेशाब की थैली का हो सकता है, बच्चेदानी का मुंह का हो सकता है। किसी भी तरह से वो अनियंत्रित कोशिकाओं का जो डिवीज़न है वही एक कैंसर का रूप लेती है। बिल्कुल, आपने बताया कि ये अलग अलग शरीर के हिस्सों में ये पहुंच जाता है, लेकिन आखिर कैंसर किस वजह से बॉडी में पहुंच जाता है? क्या इसके कारण होते हैं? कौन सी वो लापरवाही होती है जिसकी वजह से कैंसर से ग्रसित हो जाता है? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसको जीवन में कभी कैंसर का रोग हो, और वो उस रोग से बचने का प्रयास भी करता है, लेकिन जानकारी नहीं होती है कौन सी चीज जिसको अवॉइड किया जा सकता है, जो कैंसर कारक हो सकती है, उससे वो दूरी बना करके इस रोग से मुक्ति पा सकता है या फिर उससे बचा रह सकता है। क्योंकि कैंसर का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लोगों को पैनिक कर देता है। कैंसर के कुछ कारण ऐसे हैं जो अवॉइडेबल है, कुछ अनअवॉइडेबल है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे गुटखा खाना, आजकल गुटखे का चलन अपने यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं जिनके कारण से शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उनकी ग्रोथ अनियंत्रित होती है। कुछ ऐसे कारण हैं जो अपन उनको अपने नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे एयर में पोल्यूशन है, खाने के साथ में अपने को फर्टिलाइजर्स सर्व हो रहे हैं, फूड जो पैकेज्ड फूड खा रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, जो कि उनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजन होते हैं, जो आगे बढ़ के लंबे समय तक लेने से उनके अंदर जो कैंसर की सेल्स है, टेंडेंसी है, वो बढ़ जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई टोबैको यूज कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, जाने अनजाने वो अपने टशन में एक आमंत्रण दे रहा है कैंसर को, लेकिन बहुत सारे लोग अचंभित रह जाते हैं, जीवन में मैंने कभी तंबाकू के हाथ नहीं लगाया, कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर मुझे कैंसर क्यों हो गया? ये किन परिस्थितियों में, किन वजहों से कैंसर उसके शरीर तक पहुंच जाता है और वो लाइफ टाइम यही अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने कौन सा गुनाह किया? कैंसर ऐसा ही नहीं है। अब बहुत सी मेरे साथ में कोई है जो कॉन्स्टेंटली स्मोकिंग कर रहा है, मैं उसके साथ पैसिव स्मोकिंग कर रहा हूँ, अपने पास एयर पोल्यूटेंट्स, एयर के पोल्यूशन लेवल हाई है, वो एक कार्सिनोजन जो है वो फेफड़ों में कंटिन्यूस जाता रहता है। अपन जो खाना खा रहे हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स काफ़ी हैं उसके कारण से है, या कई बार ओरल मुंह के कैंसर में, गुटखा कैंसर के साथ में कोई दांत कंटिन्यूस इरिटेशन कर रहा है जिसके कारण से एक घाव बन गया और अपन लंबे समय तक उस घाव को ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। तो मैं यही कहूँगा कि खाली यही नहीं है कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पर अपन को अपने जीवन शैली को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है इसके बचाव के लिए, जो कि कुछ लोग ये सब नहीं लेते हुए भी कैंसर हो जाता है। उसका कारण है कि अपने साथ वाला स्मोकिंग कर रहा है, तो अपन इन चीज़ों को अवॉइड करें और साथ वाले को भी रोकें कि भी वो इससे नहीं ले, वो ज़्यादा अच्छा है।
बिल्कुल, आपने कहा कि पेसिव जो स्मोकिंग है उससे तो अवॉइड किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, लेकिन जब एक्यूआई नापा जाता है किसी शहर का, वहां पर अगर पोल्यूशन का लेवल हाई है, वहां वो कैसे बच पाएगा? वहां उस पोल्यूशन से क्या उसको कैंसर की पूरी संभावनाएं बन जाती है? ऐसा नहीं है कि खाली एक्यूआई लेवल हाई होने से, वो एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो अपन हर सांस के साथ अंदर से अपने फेफड़ों में लेते हैं, तो वो तो नियंत्रण करना तो सरकार और सबका काम है, बट अपने लेवल पे अपन उसको रेगुलर मास्क लगाएं। स्मोकिंग करना है उस एरिया में स्मोकिंग नहीं करें, अपने साथ वालों के साथ ऐसे लोगों के साथ नहीं रहें जो स्मोकिंग करते हैं, या उनको अपन प्रमोट करें कि भाई वो भी स्मोकिंग ना करें। यही एक तरीका है, क्योंकि अपन को उसी एनवायरनमेंट में रहना है, तो में अपन कोशिश करें अपनी तरफ से एयर पोल्यूशन बढ़े नहीं, अपन स्मोकिंग नहीं करें, पैसिव स्मोकिंग नहीं हो अपनी। यही कुछ ऐसे रुकाव के तरीके हैं जिससे अपन बच सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा आज आधुनिक युग है और मोबाइल के बिना कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है, और मजबूरी भी है, रहना भी पड़ता है। मोबाइल टावर से जो निकलने वाली जो रेडिएशन है, क्या वो कैंसर कारक होती है? कई बार देखा जाता है कहीं भी टावर लग रहा होता है तो लोग वहां विरोध करने पहुंच जाते हैं कि यहाँ टावर नहीं लगने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कॉलोनी वासी विरोध करने में उतर जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि मोबाइल टावर के आसपास रहने वाले जो लोग थे, जो घर थे, उन घरों में कई लोग कैंसर से ग्रसित निकले हैं। तो ऐसे में क्या ये मोबाइल की जो तरंगे हैं, ये रेडिएशन है, ये भी कैंसर कारक बनता है? मोबाइल की तरंगे, उनकी गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि अगर इस लेवल तक है तो वो हानिकारक तो है पर कम हानिकारक है, पर क्योंकि कंपनीज को उनकी रीच बढ़ानी है तो वो उस लेवल्स के अंदर नहीं रहते, तो वो उनको ज़्यादा रखते हैं, तो लंबे समय तक इनका एक्सपोजर है, ये मैं कहूँगा कि श्योरली कैंसर का एक कारण तो बनता है। बिल्कुल, इसके अलावा भी देखा जाता है कि हाई स्पीड इंटरनेट मुझे चाहिए, मुझे ब्रॉडबैंड मुझे घर में लगाना है, वाईफाई मेरे घर में चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए आजकल सारे गैजेट्स वो वाईफाई से कनेक्ट करना पसंद करता है। आप किसी भी बिल्डिंग में जाइए, किसी भी जगह जाएंगे तो आपको वाईफाई का एनवायरनमेंट आपको चाहिए, सॉलिड नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क वीक नहीं चाहिए, तो वहां पे वो फ्रिक्वेंसी। और दूसरी चीज मोबाइल, आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति फर्टिलाइजर से युक्त कोई फूड खा रहा है या फिर कोई प्रिजर्वेटिव का फूड खा रहा है तो उसको तो बॉडी में कैंसर के लिए कुछ न कुछ जाने के लिए कोई रास्ता बन रहा है, लेकिन क्या मोबाइल का इस्तेमाल ओवर यूज या फिर मोबाइल से जो घनिष्ठता है, दोस्ती है, रात को सोते समय भी बिल्कुल तकिए के पास में लगा करके सोना है, तो ये भी कोई कैंसर कारक बन सकते हैं? मोबाइल का ओवर यूज एज तो सीधा तौर से कैंसर से रिलेटेड नहीं कहूँगा मैं, पर आपको कैंसर से बचाव, अपने बॉडी को इम्यून पावर अच्छा रखने के लिए ये सब चीज़ें नियमित तौर पे अपनी जीवन शैली को अच्छा रखना होगा। सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन व्यायाम करना, रात को जल्दी सोना, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना, इनसे अपने शरीर की जो पावर है, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो बढ़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि रात को लेट तक देखना, ये सब चीज़ें अपन अच्छी जीवन शैली अपनाएंगे तो श्योरली अपन बीमारी से दूर रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक देखा जाता है कि किसी को फीवर हो रहा है तो बॉडी हीट करेगी, पता चल जाएगा, उसको जुकाम हो रही है तो नाक बहेंगे, छींक आएगी, उसको पता चल जाएगा। लेकिन कैंसर ऐसा रोग है जिसका व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता है। कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसको कैंसर है? ये एक बड़ा जटिल सब्जेक्ट है। इसमें आम आदमी क्या करे? आम आदमी, ये बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी जब पता पड़ता है, जब वाइप्सी वगैरह जांच आप लोग कराते हैं तब जाकर के पता पड़ पाता है, तो कब वो जांच कराए? कौन से ऐसे लक्षण है कि मालूम चल सकता है कि कैंसर हो सकता है, कैंसर की जांच करानी चाहिए? अपने भारत देश में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, जो अपन सोचते हैं कि खांसी होना, बुखार होना, इन सब का कारण ट्यूबरक्लोसिस है। निश्चित तौर पे ये पहला कारण है, पर किसी को लंबे समय से अगर बुखार रह रहा है, शाम के टाइम भूख नहीं लग रही है, उसका वज़न कम हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर उसको रहती है, साथ में कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, मुंह में छाला हो गया, फिर भी वो लंबे समय तक उसको दिखाता नहीं है, उसको अंदर कुछ तो डर का भय हो जाता है उसको, और कुछ वो गांव में ही अपना लोकल ट्रीटमेंट लेता रहता है। तो मैं ही कहूँगा, बहुत से महिलाएं हमने देखी हैं जिनमें स्तन में गांठ होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कैंसर अर्ली स्टेज में दर्द नहीं होता।
तो बहुत सी महिलाएं हमें आके कहती हैं कि ये गांठ मेरे को 3 महीने से है, 4 महीने से है, पर नॉर्मल है, इसमें दर्द नहीं है, पर जब हम उसको देखते हैं तो वो कैंसर की है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि भारत में कैंसर स्क्रीनिंग इतनी डेवलप नहीं है, तो हर आदमी को सजग रहना है। मुंह में कोई घाव है, छोटा घाव है जो लंबे समय से नहीं भर रहा है, वो अपने किसी भी डॉक्टर से सलाह ले। स्तन में कोई गांठ है या किसी और तरह की लंबे समय तक फीवर, बुखार रह रहा है, वज़न कम हो रहा है, खांसी ज़्यादा है और ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट भी ले लिया, उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, तो वो किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलके या किसी भी डॉक्टर से मिलके इसका आगे डायग्नोसिस बनवा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा जी से। श्री राम कैंसर सेंटर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के सीनियर कैंसर सर्जन हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब आपसे चर्चा की कैंसर क्या होता है, कैसे बचा जा सकता है, एहतियात की बातें अपन ने की। इसी के साथ में जुड़ी हुई है, जब कैंसर का लगता है कि अंदेशा आहट है कि कैंसर है, लेकिन एक सबसे बड़ी एक मिथक इसे कह सकते हैं या फिर डर कह सकते हैं कि बायोप्सी कराने से व्यक्ति डरता है। मन में ये रहता है कि बायोप्सी करवा ली मतलब कैंसर की गांठ को छिड़वा लिया और वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ये क्या है, क्या मिथक है या फिर इसमें सच्चाई है डॉक्टर साहब? कोई भी मरीज हमारे पास किसी तरह की लंबी छाला या लंबी गठान के साथ आता है तो हमें सबसे ज़रूरी पहली चीज़ है, उसमें हमें बहुत से बीमारियों में हम बायोप्सी करते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें पहले बायोप्सी एडवाइजेबल नहीं होती है, बट ज़्यादातर कैंसर्स में तो बायोप्सी एक, जब भी हम मरीज को कहते हैं कि हमें इसमें से एक छोटा टुकड़ा लेना पड़ेगा तो हमें ये बहुत सबसे पहली चीज़ यही सुनने को मिलती है कि साहब ये कहते हैं कि इसको छेड़ने से फैल जाएगा। तो ये मिथ्या बहुत गलत है। बिना बायोप्सी, बिना उसमें से टुकड़ा लिए हम किसी तरह का इलाज करने में आगे सक्षम नहीं है, क्योंकि बायोप्सी से हमें 2 चीज़ कंफर्म होती है। एक तो ये है कि वो कैंसर कंफर्म हो जाता है और दूसरा किस तरह का कैंसर है, क्योंकि बायोप्सी से हमें जो टिश्यू डायग्नोसिस, जो टिश्यू मिलता है उससे हमें पता चलता है किस तरह का है। क्योंकि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं शरीर में जो कीमोथेरेपी का प्रभाव से फ़ायदा आता है, कुछ कैंसर्स में सर्जरी पहले करनी पड़ती है, तो इसलिए बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। और ये मिथ्या को हर मरीज से मैं यही कहूँगा कि ये बहुत गलत चीज़ है, ये बड़ी मिथ्या है कि उसको छेड़ने से वो फैल जाता है। ऐसा नहीं है। वो अगर हम छेड़ेंगे नहीं तो भी वो अपने तरीके से फैलेगा, पर बायोप्सी करना इलाज के लिए पहली और प्रथम चीज़ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चर्चा है कि लगातार कैंसर का रेशियो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो अलग अलग एजेंसीज हैं, WHO की भी रिपोर्ट्स हैं, हर 9वें 10वें व्यक्ति को कैंसर है। मतलब ये माना जाए कि एक परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर पाया जा रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है। क्या ये रेशियो लगातार बढ़ रहा है, किन वजहों से बढ़ रहा है? और दूसरी चीज, क्या भारत में इसका रेशियो ज्यादा है या अन्य देशों में भी इसका रेशियो ज्यादा है? कैंसर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भयावह स्थिति में है। ये WHO का है कि हर 10 में से 1 आदमी को भारत के अंदर कैंसर की मिल सकता है। उसके कुछ कारण हैं। एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो लाइफस्टाइल है, खाने में फर्टिलाइज़र्स है, एयर पोल्यूशन है, ये सब चीज़ें हैं, प्लस अपनी लाइफस्टाइल है। साथ में मैं ये कहूँगा कि अभी जो नई टेक्निक्स आई हैं उससे कैंसर का डायग्नोसिस भी बढ़ गया है। पहले वो यही चीज़ डायग्नोस नहीं हो पाती थी, इसलिए इस चीज़ का नंबर बढ़ा है। और निश्चित तौर पे भारत में थोड़ी ज़्यादा है विश्व से, पर कारण यही है ओवरऑल कि गुटखा च्यूइंग है बहुत ज़्यादा है भारत में, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत अभी स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है जो कि अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस कर ले, जिसके कारण से ये भारत में ये स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बठिंडा पंजाब से बीकानेर तक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन रख दिया गया है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंसर रोग कितना तेजी से बढ़ रहा है और कितना भारत देश में इसका ये कहें कि प्रकोप बढ़ता गया है। क्या पंजाब जो फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और वहाँ से रिलेटेड जो आसपास के इलाके हैं वो इसमें ज़्यादा जकड़न में आए हैं कैंसर में? बिल्कुल। हालांकि ये कुछ पंजाब से बीकानेर मेल चलती है, उसका नाम कैंसर मेल है, बट ऑल ओवर एरिया, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरह के, जैसे साउथ में पेट के कैंसर, स्टमक कैंसर ज़्यादा है, नॉर्थ और इधर सेंट्रल इंडिया में मुंह के गुटखा कैंसर, क्योंकि गुटखा का प्रचलन ज़्यादा है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, जबकि साउथ में गुटखा कम खाया जाता है तो वहाँ पे गुटखा कैंसर्स कम है।
जो गंगा के आसपास के एरिया है उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा पाया गया है। तो कैंसर हर एरिया में भारत में ज़्यादा है। पंजाब में क्योंकि खेती प्रधान ज़्यादा है और फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कैंसर की प्रवृत्ति ज़्यादा है। बिल्कुल। इसके अलावा ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, तो तुरंत एक मन में साइकोलॉजिकल जो डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाता है, और कई बार तो कई सालों तक बताया तक नहीं जाता कि आपको कैंसर हो गया, और ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं परिवार के लोग। उसको भी नहीं बताया जाता रोगी को कि ये खुद अपने आप कहीं ना कहीं मन को संकुचित ना कर लें, इस कैंसर की बीमारी मुझे हो गई है। इसको एक तरीके से अभिशाप के तौर पर भी माना जाता था। तो क्या कैंसर का ट्रीटमेंट पिछले कई दशकों में जिस प्रकार से कैंसर को ट्रीट किया जाता था, अब आधुनिक साइंस लगातार ग्रोथ कर रही है, अब कैंसर का ट्रीटमेंट को लेकर के पब्लिक को किस प्रकार का मैसेज आप देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे पहले के और आज के ज़माने में कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले मैं कीमोथेरेपी की बात करूं तो पहले जो कीमोथेरेपी ड्रग्स थे उनमें और आज में पहले इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे। आज के कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स में अच्छा रिस्पॉन्स है और साइड इफ़ेक्ट्स कम है। सर्जिकल स्किल्स की बात करूं तो पहले सर्जरी में लिमिटेशंस थी, आज ट्रेंड सर्जन्स ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं। अच्छी सर्जरी टेक्निक्स हैं, लेप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक सर्जरी इवन इसके अंदर होती है। रेडियोथेरेपी की बात करूं तो पहले कोबाल्ट 60 मशीन काम में आती थी और आज वही IGRT IMRT मशीनें काम आ रही है, जिससे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ी है और साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए हैं। तो कैंसर आज ठीक होने वाली बीमारी है, इससे डरे नहीं, जल्दी उसका इलाज कराएं और इस बीमारी से मुक्ति पाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कैंसर को जज किया जाता है, कहा जाता है ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, अब तो तीसरी स्टेज आ गई, या फिर चौथी स्टेज, अब तो कोई इलाज नहीं है, घर पे ले जाओ, सेवा करो। ये स्टेजेज क्या होती हैं और कैसे इसको आकलन किया जाता है कि ये स्टेज में पहुंच गया है? क्योंकि व्यक्ति जब कराता है जांच तब शॉकिंग रहता है कि मुझे कैंसर हो गया, आइडेंटिफाई होता है, फिर पता चलता है कि ये तो तीसरी या चौथी स्टेज, अब तो अंतिम समय में आप पहुंचे हो। तो आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है और खुद को भी कंट्रोल करना एक रोगी को काफी चैलेंजिंग होता है। तो ये कैसे तय किया जाता है ये स्टेज 1, 2, 3, 4 है? कैंसर जनरली इसको ऐसे माना जाता है कि एक अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक लोकली एडवांस्ड हो गया, एक मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हो गया। जो अर्ली कैंसर है वो जनरली हम स्टेज 1, 2 के अंदर मानते हैं, जिसमें बीमारी छोटी है, आसपास के नोड्स में नहीं गई हुई है, बाहर कहीं बीमारी नहीं है। जबकि सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऐसी होती है जिसमें बीमारी वहीं के ऊपर है या बहुत बड़ी बीमारी है या आसपास के नोड्स में चली गई है पर बीमारी दूसरे किसी ऑर्गन में नहीं गई है। कैंसर को फोर्थ स्टेज या मेटास्टेटिक जब कहते हैं, जब वो किसी दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। उसमें बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं जो आज मेटास्टेटिक में भी क्यूरेटिव है, पर ज़्यादातर में उसको हम ठीक नहीं कर सकते, बट मरीज़ की आज ट्रीटमेंट से उसकी लाइफ ज़रूर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके अलावा कैंसर को कैसे ट्रीट जब किया जाता है तो उसके साथ साथ खान पान में क्या ध्यान रखने की बातें होती है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जब उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है कि कीमो रेडियो जब दिया जाता है तो उसका कलर ब्लैक हो रहा है और वीक हो रहा है और लगता है कि ये क्या पता इसको जो खा रहा पी रहा है वो लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ऐसे में क्या उसको खुद के एंड पे करना होता है? सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमेशा अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट ले, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट है, हाइजीन मेंटेन रखे, ओरल फ्लूइड्स ज़्यादा ले। जैसे रेडियोथेरेपी के दौरान हम मुंह के कैंसर्स में ऑपरेशन के बाद में रेडियोथेरेपी देते हैं तो मुंह में छाले हो जाते हैं, खाना नहीं खाया जाता। तो फ्लूइड इनटेक जितना ज़्यादा अपन फ्लूइड लेंगे उसके, जब वो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो थेरेपी के कारण जो नॉर्मल सेल्स है उनमें भी डैमेज होता है, तो उसको डैमेज करने के लिए फ्लूइड ज़्यादा, कुछ दवाइयाँ हम देते हैं। न्यूट्रिशियस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कीमोथेरेपी में ऐसा कहा जाता है कि जब कीमोथेरेपी दी गई है तो उसके 1-2 दिन तक अपनी सेल की, बॉडी की इम्यून पावर बहुत कम हो जाती है, तो आसपास से कच्ची सब्जियां न लें, कुछ ऐसा खाना, घर का बना हुआ खाना लें जो कि जिसमें कोई इन्फेक्शन अंदर शरीर में न पहुंच जाए। अपन को यही ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते जानना चाहेंगे कि इलाज के लिए क्या कैंसर के लिए सर्जरी ही एकमात्र उपाय है या फिर उसको ट्रीट किया जा सकता है या फिर उसको ड्रग्स के माध्यम से भी ट्रीट किया जाता है? क्या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना? कैंसर की अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह के कैंसर का अलग अलग इलाज है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है, डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है। जैसे मुंह का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, अर्ली स्टेज में पहले सर्जरी है, अगर ये एडवांस हो गया है तो पहले कीमोथेरेपी दिया जाएगा। मुंह के कैंसर में कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें सिर्फ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें सर्जरी ट्रीटमेंट है, पर ये एक कंबाइंड अप्रोच है। जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो इंडिविजुअल डॉक्टर कोई नहीं डिसाइड करता, हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड बैठता है जिसमें कैंसर सर्जन होता है, कीमोथेरेपी के डॉक्टर साहब होते हैं, रेडिएशन वाले होते हैं, पेट सीटी वाले होते हैं, सब होते हैं। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि पहले पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट हो। इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं होता, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड के ऊपर डिसीजन लिया जाता है और ये कैंसर का किस तरह का है, क्या स्टेज है, उसके ऊपर निर्धारित होता है। बिल्कुल। इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरऑल पूरा अपन ने चर्चा की, एक आम आदमी को अगर कैंसर से बचना है तो शॉर्ट में आप, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से वो बाहर जा नहीं सकता है, क्या वो अपना रूटीन बना सकता है, कैसे वो अवेयर रह सकता है कैंसर से बचाव? मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल रखे। अगर जो स्त्री हैं वो अपने स्तन की खुद से मंथली चेकअप करें। अगर कोई उनको गठान लगती है तो शंका नहीं करें, आसपास किसी डॉक्टर को दिखाएं। मुंह में अगर छाला है और लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है तो वो उसको दिखाएं। प्लस गुटखा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इन सब से अपन को दूर रखें। यही कुछ बचाव कार्य हैं जिससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा आपका काफी अनुभव रहा है, सीनियर सर्जन आप रहे हैं, कोई ऐसा केस जो आपने जीवन में पहली बार ऐसा ऑपरेट किया हो और उसको जीवन दान आपने दिया हो? ऐसे बहुत से केसेस हैं रूटीन में। कुछ ऐसे बड़ी बड़ी धमनियों के, आयोटा के कैंसर, आईवीसी के कैंसर्स होते हैं जो बड़ी धमनी होती है, हमने उसको ऑपरेट करके दूसरी जगह से उसके अंदर एक नली लगाई और आईवीसी को जोड़ा, जिसके कारण से, जो कि बहुत कम ऐसे ऑपरेशन होते हैं, वो हमने किया है। फेफड़ों के कैंसर्स की सर्जरी भी हमने की है। तो कैंसर सर्जरी बड़ी जटिल सर्जरी है, तो पेशेंट की लाइफ उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारी हमारी सर्जरी ही जटिल है। तो बिल्कुल। आज देखा जाता है कि सेलिब्रिटी कोई कैंसर से पीड़ित हुआ है तो आउट ऑफ इंडिया जाकर के फॉरेन कंट्रीज में ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन महात्मा गांधी हॉस्पिटल का श्रीराम कैंसर सेंटर कैसे यूनिक है, कैसे लोगों के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के आया है, क्या कुछ यूएसपी है? हमारे यहाँ महात्मा गांधी श्रीराम कैंसर सेंटर में सारी कैंसर की जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है सब एक छत के अंडर अवेलेबल है। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की एडवांस मशीन, पेट सीटी जिसके डायग्नोसिस के लिए और स्टेजिंग के लिए काम आती है, साइबर नाइफ, ये सब एक छत के अंदर अवेलेबल है। सब बायोप्सी, सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो मैं ये कहूँगा, जो चीज़ बाहर हो रही है ऑल ओवर इंडिया, इवन विदेश, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं। तो आज जयपुर में, महात्मा गांधी में बहुत प्रोग्रेस हुआ है और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हर चीज़ एक छत के नीचे अवेलेबल है। जी बिल्कुल। बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर साहब आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये थे श्रीराम कैंसर सेंटर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर संजय शर्मा, सीनियर कैंसर सर्जन, जिन्होंने बताया कि इस प्रकार से कैंसर एक आम आदमी में प्रवेश कर जाता है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको बरतकर आप कैंसर से बच सकते हैं। कैंसर अगर आपके शरीर में आ चुका है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कब जाकर के आप हॉस्पिटल में चेकअप करा सकते हैं। कैंसर रोग से डरे नहीं, दूर नहीं भागें, उसका इलाज कराएं, इलाज संभव है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं और अवेयर रहें। जो जानकारियां आज के एपिसोड में हमने आपको दी हैं, उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपके लिए काफी लाभप्रद होगी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।